अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज यूरोप में चांद रात है और कल ईद मनाई जा रही है। मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी करे और जितनी भी आपने इस महीने में दुआएं की है अल्लाह ताला उनको कबूल मंजूर फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। और अल्लाह ताला हमारी तमाम जो रिश्तेदार हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और आसानी वाला मामला फरमाए। तो आज के जो सेनेट जो सियासतनामे में जो टॉपिक शामिल हैं उसमें सबसे पहले है सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो आज की कार्रवाई हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने $5 बिलियन का जो पैकेज दिया है उस पर बात करेंगे। फिर मरियम नवाज की एक तस्वीर को लेके औरिया मकबूल जान ने जो गंदी सियासत की है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर अरकान है उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले सेनेट इलेक्शन पर आते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सिद्दाल खान साहब डिप्टी चेयरमैन जो उनसे हैं वो आज बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन बन गए हैं सेनेट के और सिद्दाल खान नासिर साहब जो उनसे हैं वो डिप्टी चेयरमैन है। ये बड़ी आज की इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी कि अब पूरी पाकिस्तान की जितनी भी आइनी असम्बली हैं उनकी अब सिलेक्शन जो उनसी है वो हो चुकी है। तमाम ईमान जो उनसे है वो मुकम्मल है। अब अपोजिशन की तरफ से कोई कागजात जमा नहीं कराया गया तो इलेक्शन नहीं हो सका, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में भी कि गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, MQM इन नंबर्स को देखा जाए तो कंफर्टेबल पोजीशन में थे। इवन के KPK के जो 11 लोग हैं अगर वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेते तो ये इलेक्शन इजीली गवर्नमेंट ने जीतना था। इसी चीज़ को देखते हुए अपोजिशन की तरफ से कोई नाम नहीं आया। यूसुफ गिलानी आज तो बन गए लेकिन 2021 में नहीं बन सके थे। मुझे वो दिन भी याद आया जब 7 वोटों से उनको हराया गया और रिजेक्ट किए गए और सादिक संजरानी को बिठाया गया। तो आज भी वो केस पाकिस्तान की अदालतों में कहीं भी गुमनामी का शिकार है, उसको आज तक सुना नहीं गया। जो ज्यादती उस वक्त हुई थी उसका चले अजाला हुआ, यूसुफ गिलानी दोबारा चेयरमैन बन गए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यूसुफ गिलानी उन उन आई थिंक वन ऑफ दो शख्सियत में से होंगे जिन्होंने वजीर आजम भी वो रहे, स्पीकर के अहदे पे भी वो रहे, अब वो सेनेट चेयरमैन भी हैं। तो ये एक अनोखा एजाज उनके नाम आज हुआ है। तो यूसुफ गिलानी मुझे उम्मीद है एक सीनियर सियासतदान है और बड़े अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। बड़ा अच्छा उम्मीद है कि वो इस ईमान को चलाएंगे, इस आइनी ईमान को। और इस सारी डेवलपमेंट में जो एक खबर मैंने पहले ब्रेक की थी अनवारुल हक काकड़ के हवाले से कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो सेनेट के उम्मीदवार भी होंगे। अब ये खबर आज मेरी जो गलत हो गई, लेकिन उसके पीछे उसके हकायक हैं कुछ। उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टेब्लिशमेंट को वो स्पेस नहीं दी जो वो लेना चाह रहे थे। और इसमें क्रेडिट नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी जाता है इस चीज़ का कि काकर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से आए और वो बैठे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ख्वाहिश थी कि उनको चेयरमैन बनाया जाए वो नहीं हो सका। काकर साहब के साथ मोहसिन नकवी और भी कुछ लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं इस वक्त। और अब इस वक्त मोहसिन नकवी की भी हुकूमती जो सी है पार्टीज के जो मेंबरान हैं उनके साथ उनकी चिलपच चल रही है इस वक्त। जैसा कि मरीम नवाज ने भी वो एक लेटर लिखा है ट्रांसफ़र के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कि आपने जो भी अफसर पंजाब से लेना है उससे उसकी पहले NOC लेनी है, उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। यानी कि एक सीधा सीधा उन्होंने एक स्टैंड लिया है। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अब देखते हैं उस पर क्या अमल करती है। मोहसिन नकवी साहब जो 2 अफसरान मांग रहे थे वो उनको नहीं मिल रहे फिलहाल। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं जो अनइलेक्टेड होते हैं,
तो इनको एकदम एक शौक जागता है कि ये पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम में भी अपना एक रोल प्ले करें। तो मेरी ख्वाहिश है अगर ये लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल जो इस वक्त अदारे हैं उनमें अपना एक रोल प्ले करें, आइनी इदारों में रोल प्ले करें, तो इनको अवाम से इलेक्ट होके आना चाहिए, इनको हल्के की सियासत करनी चाहिए। जब आप अनइलेक्टेड आ जाते हैं तो आप किसी को जवाबदेह नहीं होते। जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो जवाबदेह होता है, वो अवाम के पास जाता है, अवाम उसको दोबारा वोट दे ना दे, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। मोहसिन नकवी साहब जैसे, काकर साहब जैसे जो लोग आते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं है। ये किसी के आशीर्वाद से आते हैं, किसी प्रेशर ग्रुप से आते हैं और ये अपना काम जो मर्जी करें, ये कहीं पे अकाउंटेबल नहीं है। इन्होंने चले जाना है, इन्होंने दोबारा अवाम में नहीं जाना, अवाम से वोट नहीं लेना है। तो जो एक सियासतदान होता है, एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, उसने अवाम के पास जाना होता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो अवामी फैसले फिर वो करता है। जब आपके ऊपर अवाम का प्रेशर होता है, जब आपको पता होता है कि आपने अवाम के पास जाना है और अवाम को अपना मुंह दिखाना है, आज जो ये काम कर रहे हैं इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, तो आप फिर वो अवामी काम अवाम के रफ़ाए आमा के लिए फिर आप करते हैं, अपनी सर्विसेज अवाम के लिए करते हैं। जब आप किसी ख़ास शख्सियात के बलबूते पे आते हैं तो आप उनके ताबे होते हैं, अवाम के ताबे नहीं होते। बहरहाल ये एक मेरी सोच है और मेरी ख्वाहिश है, ये जो लोग अनइलेक्टेड आते हैं, अगर इनको वाकई शौक है पाकिस्तान को सर्व करने का, तो फिर इनको चाहिए कोई हल्का चूज़ करें, अपना भाई हल्का चूज़ कर लें, वहाँ से इलेक्ट होके आया करें, ताकि आप अकाउंटेबल हो, 5 साल की परफॉर्मेंस आपकी अकाउंटेबल हो। इसीलिए वोट की अहमियत है। तो ये अब लोग जो मोहसिन नकवी साहब जैसे और इनवारुल हक काकर साहब जैसे लोग, वैसे मैं बैठा सोच रहा था कि जिस तरह केयर टेकर के लोग इस गवर्नमेंट में, जो करंट सेटअप में जितने इम्पोर्टेंट है, आज से पहले ये केयर टेकर के लोग कभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं हुए। वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे, कितने ही वजीर रहे, कितने ही उनमें से वजीर आजम भी रहे, लेकिन उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो इन दो अशखास को दी गई। एक जो सीएम पंजाब रहे मोहसिन नकवी, और एक इनवारुल हक काकर साहब रहे। और मुझे राना सनाउल्लाह साहब की वो एक बात याद आ गई, इंटरव्यू में उन्होंने की कि मोहसिन नकवी को शुक्र करे, मोहसिन नकवी ने कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कहीं ख्वाहिश नहीं कर दी, उसने सिर्फ वजारत दाखिला की है और वजारत दाखिला में बैठे हुए हैं और उनको एक टास्क दिया गया है, एक मंसूबे के तहत लाया गया है, जिसकी वजह से वो इस वक्त कैबिनेट में है और वो अपना असर व रसूख जो सा है वो यूज़ कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया राना सनाउल्लाह ने कि वो शहबाज शरीफ साहब को कैबिनेट मीटिंग्स में गोली ना डाला करें। ऑल दो वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक अवाम से इलेक्ट होकर आए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो अनइलेक्टेड बंदा नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी को अपनी स्पेस में रह के काम करना चाहिए, अपने ऑर्डर इम्पोज नहीं करने चाहिए। अगर उनकी रिक्वेस्ट या क्यूरी मानी जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो कन्फ्रंटेशन ना करें गवर्नमेंट के साथ। अब आज की दूसरी खबर है, सईद बिन मोहम्मद बिन सलमान ने जो $5 बिलियन का पैकेज दिया, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 70,000 से अबूर कर गई है और ये एक रिकॉर्ड है। इस वक्त जो स्टॉक मार्केट जो यूजुअली ईद के दिनों में, ईद की वजह से, आखिरी अशरे की वजह से, इत्तेकाफ की वजह से जो ट्रेडिंग है वो लो प्रोफाइल रहती है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ आई है शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, मरीम नवाज भी वापस आ गई हैं, तो उन्होंने जो अब $5 बिलियन की खबर आई है, उसके साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करनी है ऑयल के और कुछ पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक बड़ा पॉजिटिव वेव आया पाकिस्तान में उसकी वजह से। तो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी है वो
कंप्लीटली इस वक्त रिलाय कर रही है उसके जो फ्रेंडली अलायंस कंट्रीज हैं कि वो किस तरह उसको सपोर्ट करते हैं। अभी ये सिर्फ सऊदीया की तरफ से ये पैकेज आया है और इसके अलावा भी वो मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। मैंने मोहसिन नकवी का तो यहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे औरंगजेब साहब जो इस वक्त इकोनॉमी को लीड कर रहे हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो उनका भी ये टेस्ट केस है। नून लीग ने अपने मेन खिलाड़ी को साइडलाइन किया है, स्पेस दी है, और औरंगजेब साहब का भी टेस्ट केस है कि वो इकोनॉमी को अब वो किस तरह बूस्ट करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कैपेबिलिटी होती है उनमें, लेकिन कुछ लोग जो आपके वाकई जेन्युइन लोग होते हैं, जो आपके साथ मुश्किल वक्त में आपके साथ चलते हैं, पार्टीज को उनको साइडलाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है नून लीग ने, और ये इसहाक डार साहब ने भी ये स्टेप डाउन किया है। ये उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसी किस्म की ये हेजिटेशन नहीं की, यहाँ पे कोई तकरार नहीं की, और एक ओपन स्पेस दी है औरंगजेब साहब को, और उनसे उनको जो उनसे है वो फुली सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। होपफुली वो मशवरे भी दे रहे होंगे। इसहाक डार साहब एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसको बखूबी समझते हैं। अब पार्टी के कुछ सीनियर अरकान हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया शुरू में, कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। हर कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल कमेटीज बनाई हैं, और उसमें एक बंदे को, एक एमएनए को चेयरमैन बनाया और बाकी एमपीएस को उनकी जेली मेंबर्स बना दिया। अब लाहौर की अगर बात करें तो राना मुबशर इकबाल को चेयरमैन बना दिया गया है, और उसमें साद रफीक साहब का नाम नहीं है। अयाज सादिक जैसे बंदे जो उनसे उस कमेटी के जस्ट मेंबर हैं, और बाकी एमपीएस भी उसमें उस लिस्ट में शामिल हैं। फिर गुजरांवाला की बात करें तो उसमें भी इसी तरह हुआ है। सियालकोट की बात करें तो ख्वाजा आसिफ को साइडलाइन कर दिया गया है। रावलपिंडी की बात करें तो हनीफ अब्बासी साहब को साइडलाइन किया गया, वो एक मेंबर है। फिर गुजरात जो मेन एक एक किस्म का मुस्लिम लीग का लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है, उसमें गुजरात में आबद रजा साहब को जो है वो बॉटम ऑफ द लिस्ट रखा गया। अब आबद रजा कोटला ये वो मर्द मोमिन है जिसने तनहा चौधरियों का मुकाबला किया, और डट कर किया। 2008 से लेके मुशर्रफ दौर से लेके आज की डेट तक अगर गुजरात रीजन में किसी ने भी मुकाबला किया किसी शख्स ने पंजाब की हदूद में वसायत का और दुश्मनी का और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो बंदा डटा रहा और उसने लड़ा, मुकाबला किया। चौधरियों के असर रसूख का उस बंदे ने मुकाबला किया मुशर्रफ दौर से लेके आज की डेट तक, और उसने मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़ी रखा। ये वो कैंडिडेट है। मैं हमेशा पार्टी की इम्पोर्टेंस की बात करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी टिकट के बगैर आप कुछ नहीं, आप ज़ीरो हैं। लेकिन ये वन ऑफ दोज कैंडिडेट है जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि इनका ज़ाती वोट बैंक है, और ये ज़ाती हैसियत में जीत सकते हैं, आज़ाद हैसियत में भी। अब जो लोग मुश्किल वक्त में, आबद रजा कोटला जैसे लोग मुश्किल वक्त में पार्टी का जिन्होंने अलम बुलंद किया, और गुजरात में वो दौर देखा जब पूरे गुजरात में चौधरियों की हुकूमत थी, उनकी हुक्मरानी थी, और वो बंदा तनहा नून लीग का झंडा लेके खड़ा था, और उसने इनका मुकाबला किया, इनकी बदमाशियों का मुकाबला किया, इनकी ज्यादतियों का मुकाबला किया, और उनके साथ डटा रहा, झुका नहीं। आज उस बंदे को भी साइडलाइन किया गया, मुझे दिली दुख है। उस बंदे के तहफुजात हैं, वो बंदा वीडियोस पैगाम में बार बार आपको पैगाम भेज रहा है, लीडरशिप को पैगाम भेज रहा है कि ये ज्यादती हो रही है गुजरात के साथ। वो फिर भी पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी के अंदर रह के नेपोटिज्म की बात कर रहा है। ये पार्टी लीडरशिप को चाहिए इस पर एक्शन ले, और इसीलिए
मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो मेरे पास खबर आई है कि वो ईद के बाद मॉडल टाउन में बैठेंगे और पार्टी के इन तमाम मामलात को वो खुद देखेंगे। और अब ये ज़रूरत भी है, मियाँ साहब के पास अब टाइम है, इस पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म करें। और जितने भी आबद रज़ा साहब जैसे जितने भी सीनियर इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हारे हैं या जीते हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को वो साथ लेके चले हैं, पार्टी का साथ दिया है, उनको अब आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। उनको सेनेट की टिकटें दें, उनको आप ये वजारतों की ऑफर करें। शाहिद अफरीदी को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन लोगों को देखना चाहिए, इनके घर जाना चाहिए, इनके पास बैठना चाहिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। चौधरी बरादरान कल पार्टी में आ रहे हैं, आज से पहले जो लोग पुराने मौजूद हैं उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। हनीफ अब्बासी ने पार्टी का बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, साथ दिया, उसने डटा रहा है, वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। आपको उसका साथ देना चाहिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। इस तरह सीनियर लीडरशिप की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुनना चाहिए, जवेद लतीफ़ के जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुनना चाहिए। ये मुश्किल वक़्त के साथी हैं और इन्होंने ही आपके साथ दोबारा खड़ा होना है मुश्किल वक़्त में। हुकूमतें सदा तो नहीं रहती, ये कुछ अरसे के लिए आती हैं। मुस्लिम लीग नून ने इतनी हुकूमत नहीं की होगी जितनी जेलें काटी हैं और जितनी अपोजिशन में वो बैठे हैं। तो ये इक़्तिदार वक्ती तौर पे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है। फिर जब मुश्किल वक़्त आता है, जो जेन्युइन लीडर होता है वो ही खड़ा रहता है। आबद रज़ा जेन्युइन एक बंदा है, मुश्किल वक़्त में भी खड़ा रहा। तो उसकी आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए, उसको साइड लाइन आप नहीं कर सकते। उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो उनसे हैं उनकी उसका इज़ाला होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आबद रज़ा साहब की जितनी रिजर्वेशंस है उसको सुना जाएगा और उस पर पार्टी क़यादत इस पर एक्शन भी लेगी। अब आज की आखिरी खबर, ओलिया मकबूल जान एक नहायत गलीज़ आदमी है, जिसने मरीम नवाज़ की एक फ़ोटो लगाई है जिस पर कुछ अरबी लीडर बैठे हैं और साथ में उन्होंने नुसरत भुट्टो की कोई पुरानी फ़ोटो भी लगाई कि ये देखें ये अमेरिका में डांस कर रही हैं। मतलब ये एक औरत नाम की तजलील की है, सिंपल। छोड़े मरीम नवाज़ का क्या होता, मैं इस पर बात नहीं करता। मरीम नवाज़ ने अपने आप को कवर किया हुआ है और उन्होंने बाकायदा स्कार्फ लिया हुआ है और उधर बैठी हुई हैं वो। इसमें अगर आपको इतराज़ मरीम नवाज़ के बैठने का है तो वो एक अलहदा तकलीफ़ है आपको कि मरीम नवाज़ सीएम पंजाब है। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ औरत ज़ात की है, ये हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसका माइंड सेट ही ओलिया मकबूल जान जैसा है। ये औरत को एक्सेप्ट नहीं करता। ये नहीं सोचता कि मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी बहन भी एक औरत है, मेरी बीवी भी एक औरत है। जब आप औरत पे कीचड़ उछालते हैं, ये पीटीआई के लोगों का वतीरा है। ये जिस तरह औरतों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है कि ये अपनी माँ, अपनी बहन का किस तरह सामना करते होंगे। ये जो गुफ्तगू आज मरीम नवाज के ऊपर कर रहे हैं, ये किस तरह अपने माँ बाप का और अपनी बहनों का सामना करते होंगे। ये अपने रिश्तेदार में औरतों को किस नज़र से देखते होंगे। अगर तो आप नेक खानदान से हैं, आपकी तरबियत एक नेक माँ ने की है, तो आपके ये लब, ये हो नहीं सकता कि किसी औरत की तजलील करें। अगर आपकी माँ नेक नहीं है, आपकी इखलाकी तरबियत उस तरह से नहीं हुई, तो मैं इस चीज़ पे हक बजानब हूँ। आप ठीक गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप औरत की तजलील कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है औरत औरत की तजलील कर रही है। अब मर्द क्या तहफ़्फ़ुज़ करे औरत का, जब औरत ही औरत के खिलाफ है। उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता अपने इस वीडियोस में। तो आपको चाहिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका तल्लक है, आप औरत का एहतराम करें। औरत का हमारे माशरे में, हमारे इस्लाम में एक अलहदा मुकाम है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और औरत की जितनी भी आप इज्जत करेंगे, इसका
क्रेडिट जोन सा है वो आपके वालिदैन को जाएगा कि आपकी तरबियत एक नेक खातून ने की है जिसकी वजह से आप औरत की इज्जत कर रहे हैं। तो मुझे मेरी ख्वाहिश है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनते हैं औरतों के खिलाफ, इसमें सियासत में औरत को मत लेके आए। मर्दों का मुकाबला मर्दों से होना चाहिए। मर्द जब औरत पे अटैक करता है मुझे बड़ा कमज़ोर लगता है, लाचार लगता है, बेबस लगता है। और सियासतदान को अपनी बेबसी शो नहीं करनी चाहिए। और ये मकबूल जान जैसे गंदे गलीज जो जो सोसाइटी के बड़े प्रीचर बने हुए हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं, इनका बॉयकॉट करना चाहिए। इस तरह के लोग माशरे के लोगों की क्या तरबियत करेंगे जिनकी सोच ही गंदी है, जिनकी सोच ही नैरो है। दुनिया इस वक्त कहाँ से कहाँ जा रही है। पाकिस्तान में औरतों की आबादी तकरीबन मर्दों के बराबर होने जा रही है और आप औरतों के खिलाफ हैं। हमारा इस्लाम वाहिद रिलीजन है जिसने औरत को सबसे पहले इज्जत दी। तो आप अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जो आप मोमिन होने का दावा करते हैं, तो आपको ये इस तरह की बातें जेब नहीं देती। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनते हैं औरतों के खिलाफ, इसका खात्मा हो और जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होता है या लीडर होता है वो टू द पॉइंट तनकीद करता है, वो पॉलिटिकल तनकीद करता है, वो ज़ातियात पे बात नहीं करता। आप उनके इक़दामात पर तनकीद करें, उनकी वे ऑफ जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उस पर तनकीद आप करें। तनकीद जो तामीरी तनकीद है वो होनी चाहिए। औरत का एहतराम करें, ये हम सब पर जो सा ये लाजम होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग जिन्होंने देखा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, बहुत शुक्रिया।